से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे राजनीतिक चिंतन को रोम का योगदान, लेक्चर नंबर 91 जैसा कि हमने यहाँ नोट किया है, राजनीतिक चिंतन को रोम का योगदान। अर्थात जब हम पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो उसमें सबसे पहले यूनानी राजनीतिक चिंतन के योगदान की बात आती है, जो कि हमने आपको समझा दिया है। यूनानी राजनीतिक चिंतन के बाद में रोमन राजनीतिक चिंतन की बात आती है। आज हम रोमन राजनीतिक चिंतन की ही चर्चा करेंगे कि रोमन राजनीतिक विचारकों के द्वारा राजनीतिक चिंतन को या पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के इतिहास में क्या योगदान रहा है, इसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रोमन राजनीतिक विचारकों ने राजनीतिक चिंतन को क्या कुछ दिया है, रोमन राजनीतिक विचारकों ने राजनीति विज्ञान को क्या कुछ दिया है, राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों को क्या कुछ दिया है, राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों को क्या कुछ सीखना है, किससे, रोमन राजनीतिक विचारकों से। इसकी आज हम चर्चा करेंगे। और बेटा, जब तक आप रोमन राजनीतिक चिंतन को अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक भी ये तय मानिएगा आप मध्यकालीन और आधुनिक राजनीतिक चिंतन को नहीं समझ सकेंगे। मतलब कुल मिलाकर की 4 कड़ियाँ तो आपकी समझ में आनी चाहिए। यूनानी राजनीतिक चिंतन नंबर 1, नंबर 2 रोमन राजनीतिक चिंतन, नंबर 3 मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन जिसे कि अंधकार युग कहा जाता है, और चौथा है आधुनिक राजनीतिक चिंतन। ये चारों की चारों कड़ियाँ जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप पश्चिमी राजनीतिक चिंतन को बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते। इसलिए मैं भरसक प्रयास कर रहा हूँ कि मैं आपको क्रमबद्ध रूप में स्टेप बाय स्टेप एक एक कड़ी को समझाऊँ। तो आज हम ये समझेंगे कि भाई राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत रोम का या रोमन राजनीतिक विचारकों का क्या कुछ योगदान रहा है। बेटा, इसके लिए हमने जो है 9 बिंदु तैयार किए हैं। इन 9 बिंदुओं के आधार पर आप रोम का क्या योगदान रहा है इसको अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले हमने एक डायग्राम बनाया है। ये डायग्राम आप समझ जाते हैं तो ये सारी बातें आसानी से समझ जाएंगे। चलिए, सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ यूनान, इसके बाद में स्टोइकवाद, एपिक्यूरियनवाद, और इसके बाद में ये तीर का निशान मैंने यहीं विशेष दिया है, इसका कारण है समझाऊंगा, रोम मौलिक योगदान नहीं। अब समझे इसको क्या मतलब इसका। देखो बेटा, सबसे पहले तो ये है कि जो रोमन राजनीतिक चिंतन है या जो रोमन राजनीतिक विचारक हैं, जैसे कि पोलिबियस है, सिसरो है, सेनेका है, ये 3 जो है रोमन राजनीतिक विचारक सबसे महत्वपूर्ण है, पोलिबियस, सिसरो और सेनेका। तो निश्चित रूप में रोमन राजनीतिक विचारकों ने वास्तविक रूप में देखा जाए तो कोई मौलिक योगदान नहीं दिया है। मतलब राजनीति विज्ञान को कोई मौलिक योगदान नहीं दिया है। रोमन राजनीतिक विचारकों ने निश्चित रूप में राजनीतिक चिंतन में अपना कोई मौलिक योगदान नहीं दिया है, कोई नई बात नहीं दी है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब पीछे आते हैं, स्टोइकवाद, एपिक्यूरियनवाद और यूनान। इसका मतलब ये है कि जो यूनान है, यूनान के जो राजनीतिक विचारक हैं जैसे कि प्लेटो और अरस्तु, तो डेफिनेटली प्लेटो और अरस्तु ने राजनीतिक चिंतन में अपना मौलिक योगदान दिया है। राजनीति दर्शन के क्षेत्र में प्लेटो और अरस्तु का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यूनान ने राजनीतिक चिंतन में अपना मौलिक योगदान दिया है। अब यूनानी राजनीतिक दार्शनिकों के बाद में स्टोइकवाद और एपिक्यूरियनवाद की विचारधारा आती है। मतलब अरस्तु के बाद का जो राजनीतिक चिंतन है वह है स्टोइकवाद और एपिक्यूरियनवाद। अब स्टोइकवाद और एपिक्यूरियनवाद की दोनों विचारधाराएं मैंने आपको समझा दी हैं, आप प्लेलिस्ट में इसी सीरीज़ में देख सकते हैं।
अब पर इसके अंतर्गत जो एपिक्यूरियनवाद की विचारधारा है, एपिक्यूरियनवाद की विचारधारा का पूरा प्रभाव रोम के ऊपर पड़ा है, रोमन राजनीतिक विचारकों के ऊपर पड़ा है। तो कुल मिलाकर आप ये कहेंगे कि रोमन राजनीतिक विचारकों के ऊपर अरस्तु के बाद की जो दो विचारधारा है, स्टोइकवाद और एपिक्यूरियनवाद, इन दोनों का प्रभाव पड़ा है, परंतु एपिक्यूरियनवाद का ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। ये सब बातें मैंने पीछे आपको समझा दी। यहाँ तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि रोम का जो है राजनीतिक चिंतन में कोई मौलिक योगदान नहीं रहा है, लेकिन फिर भी रोम की जो महान विरासत है वो कानून है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि रोमन कानून की प्रणाली मध्य के राजनीतिक विचारक और आधुनिक राजनीतिक विचारकों का प्रेरणा स्रोत रही है। क्या प्रेरणा स्रोत रही है? मतलब आधुनिक राजनीतिक विचारक और मध्यकाल के राजनीतिक विचारक किसी न किसी रूप में रोम की कानून की प्रणाली से प्रेरित रहे हैं, प्रभावित रहे हैं, उसका प्रभाव पड़ा है। किसका? रोमन विधि शास्त्र का, रोमन कानून की प्रणाली का, रोमन कानून की व्यवस्था का। ठीक है, अब हम जो है ये देखेंगे कि राजनीतिक चिंतन को रोम का क्या योगदान रहा है। तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, रोमन राजनीतिक चिंतन को रोम का क्या योगदान रहा, इसको हम निम्न बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं, जिसमें पहला बिंदु होगा कानून का विचार। नोट करें बेटा, पहला योगदान कानून का विचार। बेटा ध्यान दें बेटा, जैसे कानून के विचार की बात आती है तो मैं ये कहूँगा कि राजनीतिक चिंतन को जो रोम का योगदान रहा है वो ये रहा है कि सर्वप्रथम भावात्मक कानून की जो चर्चा की गई है वो रोमन विचारकों के द्वारा की गई है। रोम से पहले जो यूनानी राजनीतिक दर्शन था, इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में जो है सकारात्मक या भावात्मक कानून की बात नहीं की जा रही थी, बल्कि धार्मिक कानूनों की, नैतिक कानूनों की बात की जा रही थी। किसमें? यूनानी राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत। और सर्वप्रथम जो ये बात कही है वो रोमन राजनीतिक विचारकों ने कही है। इसलिए हम ये कहेंगे कि सर्वप्रथम रोमन राजनीतिक विचारकों के द्वारा भावात्मक कानून की बात की गई है। भावात्मक कानून या सकारात्मक कानून का मतलब होता है व्यक्ति के द्वारा दिए गए आदेश, संस्था के द्वारा दिए गए आदेश, मतलब जनता की इच्छा के आधार पर राज्य के द्वारा निर्मित कानूनों को सकारात्मक कानून कहा जाता है। मतलब मूल बात यह है, किसी संस्था विशेष के द्वारा बनाए गए कानूनों को, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा दिए गए आदेशों को कानून की संज्ञा दी गई है। जबकि इससे पहले नैतिक कानून की बात की जा रही थी, धार्मिक कानून की बात की जा रही थी। रोमन राजनीतिक विचारकों ने इन सबको अस्वीकार किया और भावात्मक या सकारात्मक कानून की बात की। इसलिए सर्वप्रथम रोम के अंतर्गत या रोमन राजनीतिक विचारकों के द्वारा भावात्मक कानून की बात की गई। ये रोमन राजनीतिक विचारकों का राजनीतिक चिंतन में महत्वपूर्ण योगदान है कि सबसे पहले भावात्मक कानून की जो बात की गई है वह है किसके द्वारा की गई है? रोमन राजनीतिक विचारकों के द्वारा, जिसका कि आगे चल करके पूर्ण प्रभाव पड़ा और आधुनिक राजनीतिक चिंतक पूर्ण रूप में से प्रभावित हुए हैं। अब जैसा मैंने यहाँ लिखा है, कानून धार्मिक से धर्मनिरपेक्ष, अर्थात यूनान के अंतर्गत जो कानून थे वो धार्मिक थे, लेकिन रोम के अंतर्गत जो कानून है वो धार्मिक से धर्मनिरपेक्ष बन जाते हैं। अर्थात वास्तविक रूप में जनता की इच्छा को ही कानून की संज्ञा दी गई। जनता की इच्छा को राज्य के द्वारा स्वीकार किया जाकर इसे कानून का रूप दिया गया। मतलब कुल मिलाकर ये जनता की इच्छा को राज्य के द्वारा जब अभिव्यक्त किया जाता है तो इसे ही इन्होंने कानून कहा। और ये जो कानून है वह धार्मिक से धर्मनिरपेक्ष बन गया। इसी बिंदु में रोम के अंतर्गत 12 तालिकाओं में कानून का संहिताबद्ध किया गया। ये रोम का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है कि सबसे पहले 12 तालिकाओं के रूप में रोम के अंतर्गत कानूनों का संहिताबद्ध या कानूनों को एकत्रित किया गया। और इसी के साथ में रोम के अंतर्गत कानूनों को 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1, रोमन नागरिकों के कानून, जिसे कि जुस सिविली कहा गया। जुस सिविली, मैंने रोमन कानूनों के ऊपर अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया है। इन तीनों कानूनों के ऊपर व्यापक बातें मैंने समझा दी है, यहाँ केवल नाम लेंगे। दूसरा है विदेशी लोगों का जो कानून है उसको जुस जेंटियम कहा गया है। और तीसरा है प्राकृतिक कानून। तो इन 3 कानूनों के बारे में जो है रोम के अंतर्गत रोमन राजनीतिक विचारकों द्वारा काफ़ी कुछ लिखा गया है। और इन तीनों ही कानूनों का व्यापक रूप में आगे चल करके आधुनिक राजनीतिक चिंतन के ऊपर, मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन के ऊपर प्रभाव भी पड़ा है। ये पहला इसका योगदान हुआ है बेटा। दूसरा,
रोमन इम्पीरियम या संप्रभुता की धारणा। बेटा ध्यान दी, रोमन इम्पीरियम या संप्रभुता की धारणा, रोम की संप्रभुता की धारणा या इम्पीरियम के ऊपर मैंने अलग से भी लेक्चर अपलोड कर दिया है, लेकिन इसका जो दूसरा योगदान है राजनीतिक चिंतन में, रोम का जो योगदान है दूसरा है संप्रभुता की धारणा। इसका मतलब ये है कि यूनान के अंतर्गत किसी भी रूप में संप्रभुता की धारणा के ऊपर कोई विचार नहीं दिया गया। यूनानी राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत राजनीति विज्ञान की सभी अवधारणाएं किसी न किसी रूप में आपको मिलेंगी, लेकिन केवल मात्र संप्रभुता की धारणा ऐसी है जो कि किसी भी रूप में यूनानी दर्शन में आपको नहीं मिलेगी। मतलब यूनानी राजनीतिक दार्शनिक संप्रभुता की धारणा से अपरिचित थे पूर्ण रूप में, और इसकी सबसे पहले जानकारी हमें कहाँ मिलती है? रोमन राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत। इसलिए संप्रभुता की धारणा के ऊपर सर्वप्रथम चर्चा किसके अंतर्गत की गई? रोमन राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत की गई। इसलिए ये राजनीतिक चिंतन में रोम का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। क्यों? क्योंकि रोमन राजनीतिक विचारकों के द्वारा ये स्पष्ट रूप में कहा गया कि किसी न किसी समुदाय के अंतर्गत एक ऐसी सर्वोपरि सत्ता होती है जो कि आदेश देती है और अपने आदेशों का पालन करवाती है। आदेश देने वाला और आदेशों का पालन करने वाली जो सर्वोच्च शक्ति है वह ही रोमन राजनीतिक विचारकों की दृष्टि में संप्रभुता है, और आधुनिक युग में भी संप्रभुता का यही अर्थ लिया जाता है। वैसे सर्वप्रथम क्रमबद्ध रूप में, व्यवस्थित रूप में संप्रभुता का जो सिद्धांत दिया है वो जीन बोंदा के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? जीन बोंदा के द्वारा। लेकिन जीन बोंदा के द्वारा भी जो संप्रभुता का सिद्धांत दिया गया है वह किसी न किसी रूप में रोमन राजनीतिक चिंतन से प्रभावित रहा है। ठीक है बेटा। और ये जो इम्पीरियम की धारणा है इसके ऊपर मैं अलग से लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, आप इसी सीरीज में जो है देख सकते हैं। तीसरा है प्रशासन। बेटा राजनीतिक चिंतन को जो रोम का तीसरा योगदान हो प्रशासन है, क्योंकि रोम के अंतर्गत नगर राज्यों का सफाया हो गया था, विशाल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। अब विशाल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी तो ऐसी स्थिति में विशाल साम्राज्य को कायम करने के लिए प्रशासन की आवश्यकता हुई, और इसके अंतर्गत एक ऐसे प्रशासन का विकास हुआ जिन्होंने ये साबित कर दिया कि आवागमन के साधन ना होते हुए भी इन्होंने एक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्रशासन दिया। तो प्रशासन के क्षेत्र में मैं कहूँगा राजनीतिक चिंतन को रोम का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पूरे विश्व के ऊपर प्रशासन की स्थापना करने में इनका योगदान रहा है। चौथा है समाज राज्य से भिन्न और उच्चतर। जरा ध्यान दीजिएगा, समाज राज्य से भिन्न और उच्चतर। यूनान के अंतर्गत यूनानी राजनीतिक चिंतन की बात आती है तो यूनानी राजनीतिक चिंतन में समाज और राज्य में कोई अंतर नहीं माना जाता था। नोट करेंगे, यूनान में राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं माना जाता था। परंतु अरस्तु के बाद में स्टोइकवाद और एपिक्यूरियनवाद की विचारधारा के अंतर्गत राज्य और समाज में अंतर की बात आती है, और इसका प्रभाव रोमन राजनीतिक विचारकों के ऊपर पड़ा। तो रोमन राजनीतिक विचारकों ने समाज और राज्य में अंतर बतलाया और कहा कि समाज राज्य से भिन्न है और उच्च है। मतलब राज्य से उच्च कौन है? समाज है। अर्थात रोमन राजनीतिक विचारकों ने समाज को राज्य से उच्च माना और अलग माना, और इन्होंने कहा कि समाज के संगठन का आधार प्राकृतिक कानून है और राज्य के संगठन का आधार नागरिक कानून है। मतलब रोमन राजनीतिक विचार क्या कह रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण बात है बेटा, नोट करेंगे। समाज के संगठन का आधार प्राकृतिक कानून को माना है। मतलब रोमन राजनीतिक विचारकों ने समाज के संगठन का आधार प्राकृतिक कानून को माना है और राज्य के संगठन का आधार नागरिक कानून को माना है। अब राज्य के संगठन का आधार नागरिक कानून है, समाज के संगठन का आधार प्राकृतिक कानून है, तो इस नाते भी समाज राज्य से उच्च है। समाज राज्य से उच्च है क्योंकि नागरिक कानून से प्राकृतिक कानून उच्च होता है। पांचवा है विश्व बंधुता की भावना। बेटा विश्व बंधुता की भावना की बात आती है तो अरस्तु के बाद का जो चिंतन है स्टोइकवाद और एपिक्यूरियनवाद की विचारधाराओं के अंतर्गत विश्व बंधुता की बात की गई थी। एपिक्यूरियनवाद की विचारधारा का प्रभाव रोमन राजनीतिक विचारकों पर ही पड़ता है, इसलिए जो है विश्व बंधुता की भावना रोम का राजनीतिक चिंतन को महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि
रोम के अंतर्गत साम्राज्य की स्थापना, विश्वव्यापी साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। अब ऐसी स्थिति में किसी जाति धर्म विशेष के आधार पर शासन नहीं किया जा सकता था, तो ये विश्व बंधुता की भावना के आधार पर शासन करने की बात कर रहे थे। ये भी इसका योगदान है। छठा है यथार्थवादी विचारधारा। बेटा यूनान की विचारधारा की बात आती है तो यूनान के अंतर्गत सैद्धांतिक, आदर्शात्मक, काल्पनिक विचारधारा की बात की जा रही थी। यूनानी दर्शन सैद्धांतिक था, आदर्शात्मक था, काल्पनिक था। जबकि रोम का जो दर्शन है, रोम का राजनीतिक चिंतन है, वो यथार्थवादी है। मतलब रोम का राजनीतिक चिंतन यथार्थवादी है। इसके बारे में एक विद्वान ने स्पष्ट कहा है, जॉन बाउल ने कहा कि रोमन मस्तिष्क नोट करेंगे। जॉन बाउल ने कहा है कि रोमन मस्तिष्क काल्पनिक या आदर्शात्मक नहीं है, बल्कि रोमन मस्तिष्क व्यवहारिक, सैनिकवादी और विधिवादी है। व्यवहारिक, सैनिकवादी और विधिवादी है। ठीक है, फिर से रोमन मस्तिष्क काल्पनिक नहीं है, बल्कि व्यवहारिक, सैनिक और विधिवादी है। क्यों? क्योंकि यूनानी राजनीतिक विचारक कानून के स्रोत की बात करते हैं, लेकिन रोमन राजनीतिक विचारक कानून का ही अध्ययन करते हैं, कानून की व्यवहारिकता का अध्ययन करते हैं, कानून के संहिताबद्ध करने की बात करते हैं। 12 तालिकाओं में इसका संहिताबद्ध किया। कानून का व्यवहार में किस रूप में संचालन, इसकी बात करते हैं, केवल काल्पनिक बात नहीं करते हैं। 7वां है सामाजिक समझौता, सामाजिक संविदा। बेटा रोम का जो राजनीतिक चिंतन का योगदान है वो सामाजिक संविदा का भी है। क्यों? क्योंकि रोमन राजनीतिक विचारक किसी न किसी रूप में जो है ये बात कहते हैं, क्या कहते हैं, भी जो राज्य का निर्माण है वो लोगों की अनुमति के बिना नहीं हुआ और सर्वोपरि राज सत्ता लोगों में नहीं थे। मतलब इन्होंने जो सर्वोपरि सत्ता है, ये जो संप्रभुता है, इसका वास इन्होंने जनता में माना है। संप्रभुता का वास इन्होंने जनता में माना है। जैसा कि रोमन राजनीतिक विचारकों ने कहा भी है कि राज्य का निर्माण लोगों की अनुमति के बिना नहीं हुआ। राज्य का निर्माण लोगों की अनुमति के बिना नहीं हुआ। दूसरी जगह और लिखा है इन्होंने, सर्वोपरि राज सत्ता लोगों में नहीं थे। तो इन दोनों ही व्याख्यांशों से, इन दोनों वाक्यों से स्पष्ट होता है कि रोमन राजनीतिक विचारक जो है राज्य के निर्माण में लोगों की सहमति, लोगों के समझौते की बात करते हैं। और सर्वोपरि सत्ता का जो वास है वो अंतिम रूप में जनता में बताया है। मतलब संप्रभुता का, इम्पीरियम का जो अंतिम निवास स्थान है वो जनता में माना है और जनता की सहमति से ही जो है राज्य के निर्माण की बात इन्होंने की है। जैसा कि फिर आगे चल करके आधुनिक राजनीतिक चिंतन में इस सामाजिक समझौते की बात जो है हॉब्स, लॉक और रूसो के द्वारा की जाती है। 3 सामाजिक समझौतावादी विचारक हैं, 3 संविदावादी विचारक हैं, 3 अनुबंधवादी विचारक हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो। तो हॉब्स, लॉक और रूसो ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौते का सिद्धांत व्यापक रूप में दिया है। वैसे मैंने ये हॉब्स, लॉक और रूसो के ऊपर सब कुछ अपलोड कर दिया है, लेकिन अब हम दूसरे रूप में क्रम से एक एक बात को अच्छे से समझा रहे हैं। 8वां है व्यक्ति का स्थान। बेटा ध्यान दें, व्यक्ति के स्थान की बात आती है तो यूनानी राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत व्यक्ति का राज्य के नाम पर बलिदान किया गया है। जैसा कि श्याम प्लेटो ने कहा है राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। अरस्तु ने कहा है राज्य परिवार का विराट रूप है। अरस्तु क्या कहते हैं? राज्य परिवार का विराट रूप है। प्लेटो क्या कहते हैं? राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। यहाँ राज्य के नैतिक स्वरूप की बात की गई है और राज्य के लिए व्यक्ति का बलिदान कर दिया गया है। लेकिन रोम के अंतर्गत रोमन राजनीतिक विचारकों के द्वारा राज्य के नाम पर व्यक्ति का बलिदान नहीं किया गया, बल्कि व्यक्ति और राज्य का पृथकत्व किया गया है। व्यक्ति और राज्य का पृथक्करण किया गया है। व्यक्ति का अलग व्यक्तित्व होगा, राज्य का अलग व्यक्तित्व होगा। व्यक्ति और राज्य के अधिकार और कर्तव्यों का बंटवारा कर दिया गया है, इनको पृथक कर दिया गया है और राज्य के लिए व्यक्ति के बलिदान की बात बिल्कुल नहीं की गई है। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी है, रोम में व्यक्ति को राज्य के व्यक्तित्व से मुक्त किया गया, अर्थात
रोमन राजनीतिक विचारकों के द्वारा व्यक्ति को राज्य के व्यक्तित्व से मुक्त कर दिया गया और व्यक्ति और राज्य के अलग अलग अधिकार और कर्तव्य की बात की गई है। और जो ये बात कही गई है कि व्यक्ति को राज्य के व्यक्तित्व से मुक्त किया गया, तो ये प्रभाव जो पड़ा है वो स्टोइकवाद और एपिक्यूरियनवाद का पड़ा है। मतलब ये स्टोइकवाद और एपिक्यूरियनवाद के अंतर्गत ये बात कही गई है क्या कि व्यक्ति को राज्य के व्यक्तित्व से मुक्त किया गया, व्यक्ति और राज्य को अलग किया गया, व्यक्ति और राज्य को पृथक किया गया, राज्य के लिए व्यक्ति का बलिदान नहीं किया गया। ये बात स्टोइकवाद और एपिक्यूरियनवाद में मिलती है और इसका पूरा का पूरा प्रभाव रोमन राजनीतिक विचारकों पर भी पड़ा है। ये बात मैंने यहाँ बता दी। और अंतिम 9वां योगदान है राज्य और व्यक्ति का समान महत्व। ध्यान दे बेटा, राज्य और व्यक्ति का समान महत्व, जरा ध्यान दीजिएगा। राज्य और व्यक्ति का समान महत्व, इसका मतलब ये है कि रोमन राजनीतिक विचारकों ने व्यक्ति और राज्य के अधिकार और कर्तव्य का पृथक्करण किया गया। व्यक्ति और राज्य के अधिकार और कर्तव्य पृथक पृथक रूप में बताए और ये कहा, क्या कहा कि राज्य एक कानूनी व्यक्ति है, राज्य एक कानूनी व्यक्ति है, राज्य एक वैधानिक व्यक्ति है, राज्य एक वैधानिक व्यक्ति है, राज्य एक कानूनी व्यक्ति है। ये बात किसने कही है? रोमन राजनीतिक विचारकों ने। तो कुल मिलाकर ये है कि राज्य और व्यक्ति के समान महत्व की जो बात है रोमन राजनीतिक विचारकों ने की है, वह राजनीतिक चिंतन में एक महत्वपूर्ण योगदान है। और राज्य को रोमन राजनीतिक विचारकों ने एक कानूनी व्यक्ति माना है, एक वैधानिक व्यक्ति माना है, एक विधि व्यक्ति माना है। ये रोमन राजनीतिक विचारकों की सबसे महत्वपूर्ण देन है। तो ये 9 बिंदु हो गए। 9 बिंदु के आधार पर आप रोम के योगदान को अच्छे समझ सकते हैं कि भाई राजनीतिक चिंतन में क्या कुछ योगदान रहा है रोमन राजनीतिक विचारकों का। अंत में हमने यहाँ लिखा है मध्यकालीन आधुनिक चिंतन का रोमन कानून आधार। मतलब वास्तव में देखा जाए तो रोम का जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो ये रहा है कि रोमन राजनीतिक विचारकों का प्रभाव आगे चलकर मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन, आधुनिक राजनीतिक चिंतन, अर्वाचीन राजनीतिक चिंतन के ऊपर प्रभाव पड़ा है, समकालीन राजनीतिक चिंतन के ऊपर प्रभाव पड़ा है। फिर बोल रहा हूँ, मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन और आधुनिक राजनीतिक चिंतन का रोमन कानून आधार रहा है। मतलब रोम के अंतर्गत जो कानून व्यवस्था थी, जो कानून प्रणाली थी, जो रोम का विधि शास्त्र था, वो मध्यकालीन और आधुनिक राजनीतिक चिंतन का आधार रहा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि रोम की जो महान विरासत है वो कानून है, और इस महान विरासत अर्थात कानून ने, विधि शास्त्र ने, कानून व्यवस्था ने मध्यकालीन और आधुनिक राजनीतिक चिंतन को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। यही रोम का राजनीतिक चिंतन में योगदान रहा है। आप ये जब 9 बिंदु आप अच्छे समझ जाएंगे तो आप ये स्पष्ट रूप में समझा सकेंगे कि भी रोम का राजनीतिक चिंतन में क्या योगदान रहा है, या रोमन राजनीतिक विचारकों का, जैसे कि 3 है ना, पोलिबियस, सिसरो और सेनेका, इनका क्या कुछ जो है योगदान रहा है। ठीक है, अब हम इसके बाद में एक एक करके रोमन राजनीतिक विचारकों के बारे में आपको समझाएंगे, जैसे कि पोलिबियस है, सिसरो है, सेनेका है, जितने भी रोमन राजनीतिक विचारक हैं उन सबको एक एक करके हम अच्छे से गहराई में जाकर समझाने का प्रयास करेंगे। मुझे विश्वास है आज की जो बातें हैं वो आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।